हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नया लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2। बेटा, इस चैप्टर को ना एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कब हम न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। सीधा न्यूमेरिकल शुरू होंगे, आपको लगेगा ये क्या हुआ, थ्योरी चल रहे थे न्यूमेरिकल कहाँ से आ गए। इतनी तेजी से शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यूनिट हमारी 1 ही है, नेशनल इनकम। चैप्टर 1 सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिख लो फटाफट से। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली डेफिनेशन लिखेंगे इसमें हम, डोमेस्टिक टेरिटरी। फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, फटाफट से। पहले बेटा इसका यूज समझ लो, मेरी तरफ देखो सब। पहले बेटा इसका यूज समझ लो कि डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अगर कोई चीज डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी तभी उसमें मिलने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, तभी कोई देश टैक्स क्लेम कर सकता है। बड़ी सीधी सी बात। मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? भैया, आप क्या कह दोगे? आपने कहा जी हमने एक मैप देखा हुआ है, वो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना वो इंडिया है। बेटा, इकोनॉमिक्स में जनरल साइंस नहीं चलती। 1 मिनट से पहले आपकी जनरल साइंस फेल कर दूंगा मैं, सिर्फ 1 मिनट से पहले। तो बाबू, अभी आपको यही नहीं पता इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अगर कोई चीज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी इस डेफिनेशन के हिसाब से, तभी तो उसमें मिलने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। तभी तो कोई देश टैक्स मांग सकता है कि जी मेरी टेरिटरी में इनकम अराइज हुई है, मुझे इसका टैक्स मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात कि क्यों ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? ठीक है। एक बात और, ये जो मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्या ये इंडिया की दी हुई डेफिनेशन है? नहीं बेटा, ये वर्ल्ड वाइड एक जैसी डेफिनेशन है। हर देश की डोमेस्टिक टेरिटरी बता रही है क्या है, हर देश की। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आया? डेफिनेशन इतनी बड़ी है कि आज 45 मिनट में एक यही होगी। ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लेने का, कूल रहो। जब पता ही है 45 मिनट में करना है, फिर क्या टेंशन है? ठीक है जी। एनालिसिस मेरा बहुत तगड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब होश उड़ जाएंगे आपके एनालिसिस सुन के। ठीक है जी। चलो जी, देखते हैं बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहा गया। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं, इस डेफिनेशन के 3 हिस्से हैं। एक बात लिखी गई है मीन्स पोर्शन में, कुछ बात लिखी गई है इंक्लूड पोर्शन में, कुछ बात लिखी गई है डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में। पहले मैं मीन्स पोर्शन वाली बात लिख रहा हूँ और इंक्लूड पोर्शन वाली एक बात लिख रहा हूँ। इंक्लूड पोर्शन में 3 बातें लिखी गई हैं। ठीक है, मेरे साथ लिखना शुरू करो। देखो बताओ से, तो सब सामने लिख रहे हैं, तो मेरा एनालिसिस शुरू, और एनालिसिस बहुत तगड़ा है। ठीक है जी। मैंने क्या बोला?
इकोनॉमिक्स में बेटा नॉर्मल सेंस, आपकी जनरल सेंस बहुत जल्दी फेल हो जाती है, ठीक है ना, जनरल सेंस काम नहीं करेगी, बस ये समझ लो। वो मैंने ये भी बताया डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड एक जैसी है। हमें समझ किस एग्जाम्पल से आएगा? अगर हम इंडिया को एग्जाम्पल मानेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, मानते हो ये बात? तो मैं एग्जाम्पल इंडिया का ही दूंगा, तभी हम जल्दी से समझ पाएंगे कि इंडिया क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन को बोलूँ कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इंडिया क्या है बेटा, सबसे पहले जानते हैं। तो लॉ ने बोला इंडिया पॉलिटिकल फ्रंटियर है इंडिया का। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या आता है? कहता है सबसे पहली चीज इंडिया में क्या आता है? इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री। जनरल साइंस यही बोलती थी, बस यहीं तक है आपकी जनरल साइंस, उसके बाद खत्म। ठीक है जी। तो इंडिया क्या है जी? एक तो इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है, और कुछ भी शामिल कर लो, और भी कुछ इंक्लूड कर लो। बहुत मजेदार बात है। कहता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब बाबू हर वर्ड पे एनालिसिस करूं या ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं? ये बात तगड़ा कर दूं एनालिसिस, बहुत तगड़ा। एक बार रिवीजन मैच में ऊपर ऊपर से देख, एक बार तो वो जान लगा तो चलो सुनना फिर। बाबू मुझे ना कभी कभी लगता है लॉ लिखा जिसने ना, उसने ना कुछ गड़बड़ कर दी शुरू के 2 वर्ड में। मतलब ये 2 वर्ड कभी भी ऐसे होने नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं होने चाहिए थे? जिन्होंने 11वीं पढ़ी हुई है उनको तो समझना आसान होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई मुझसे उनको थोड़ा सा थोड़ी जान लगानी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक तरफ तो आपने वर्ड लिख दिया शिप, और दूसरी तरफ आपने वर्ड लिख दिया एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, समझदार को इशारा काफी। देखो बेटा, अगर हम मरीन रूट में पानी के रास्ते से इंसान ट्रैवल कर रहा है, तो इंसान ट्रैवल करता है शिप से, ठीक है। और अगर गुड्स ट्रैवल करते हैं तो गुड्स कभी भी शिप से ट्रैवल नहीं करते, हम हमेशा बोलते हैं कि वेसल से ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी। सेम वे अगर मैं एयर रूट की बात करूं, तो अगर बेटा इंसान ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलते हैं एरोप्लेन से जा रहा है, और अगर गुड्स जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, वरना कहने की बात है आपकी बुक्स में गुड्स ही जा रहे होते थे 11वीं क्लास में, आप लिखा होता था शिप शिप शिप, और मैं हंसता था कि क्या लिखा हुआ है, वेसल होता है भाई, शिप नहीं होता। ठीक है। अब एक तरफ तो आपने लिख दिया शिप, मतलब इंसान वाली बात आ गई, एक तरफ आपने लिख दिया एयरक्राफ्ट, मतलब गुड्स वाली बात आ गई। तो बिल्कुल बेवकूफी, निहायत ही बेवकूफी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं लॉ का पर्पस क्या है, मैं क्यों ऐसी इंटरप्रिटेशन लूं, मैं क्यों लिटरल पढ़ूं इस चीज को। लॉ कहना चाहता होगा शिप और वेसल दोनों इसी वर्ड में, एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट दोनों इसी वर्ड में। तगड़ा एनालिसिस चाहिए, मैंने शुरू के दोनों वर्ड पे पहले एनालिसिस कर दिया। ठीक है जी। तो बाबू शिप ऑल्सो इंक्लूड वेसल उनके हिसाब से, एंड एयरक्राफ्ट ऑल्सो इंक्लूड द एयरप्लेन। ठीक है, चल आगे बढ़ाते हैं बात को। Ships and aircraft owned and operated by the normal resident between 2 or more countries। कहता है शिप हो या एयरक्राफ्ट हो, अगर उसका ऑनर और ऑपरेटर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, मैं सब चीजों को इंडिया 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 डाल रहा हूं क्योंकि समझ तभी आएगा आसानी से। अगर उसका ऑनर और ऑपरेटर इंडियन है, तो चाहे वो शिप, चाहे वो वेसल, चाहे वो एयरप्लेन, चाहे वो एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी 2 कंट्री के बीच में क्यों नहीं है, इट इज कंसीडर्ड एज इंडिया। एग्जाम्पल दे देता हूं, जल्दी कुछ नहीं है, एग्जाम्पल दे देता हूं। सिंगापुर मलेशिया एक फ्लाइट जा रही है, और वो फ्लाइट है एयर इंडिया की। पहले मुझे बताओ ऑनर टाटा ने टेक ओवर कर लिया लास्ट ईयर, तो ओन्ड बाय इंडिया, और मैं कहूं पायलट भी इंडियन है, तो क्या होगा?
तो फ्लाइट उड़ रही है, सिंगापुर से चली है, मलेशिया पहुंचने वाली है, अभी आधे घंटे का रूट है। इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा था जनरल साइंस फेल हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट बाद फेल हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है। अगर शिप उसका ओनर और ऑपरेटर दोनों शर्तें हैं, ओनर और ऑपरेटर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो चाहे वो दुनिया के किसी भी दो देश के बीच में क्यों ना है, हमें फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंसीडर्ड एज इंडिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, यार उसे इंडिया मानने का लॉजिक क्या है? चलो अगर मान भी लिया तो हासिल क्या कर लोगे बेटा? बहुत कुछ हासिल कर लोगे। उस फ्लाइट में जितना कुछ सर्व किया जाएगा, जितना भी बिल बनेगा, डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, और इंडियन गवर्नमेंट टैक्स मांग सकती है उस पैसे पे। मैंने क्या कहा, डोमेस्टिक टेरिटरी का लॉजिक ही यही है। अगर कोई चीज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तभी तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बनेगी, तभी तो इंडियन गवर्नमेंट कह सकती है मुझे टैक्स दो। समझ में आ रही है बात? इन अ मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म। अब यही सोचो, एक वेसल ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम यूएस से टू ऑस्ट्रेलिया। कहां यूएस से कहां ऑस्ट्रेलिया? हाई सीज में वेसल है, हाई सीज में, लेकिन वो वेसल ओन्ड बाय अ इंडियन, और उसका कैप्टन भी इंडियन है। इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने थोड़ी कहा शिप अगर उसका ओनर और ऑपरेटर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो चाहे वो दुनिया के किसी भी दो देश के बीच में क्यों ना है, हमें फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूरा सुनिए, मैंने पहले पॉइंट पे देख लो बेटा, किसी की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछ लो। मैंने एक वर्ड उठा दिया, आपको भी मौका नहीं दिया कि आप मेरी ब्लैक बॉलिंग करो। ठीक है जी? हाँ कुछ कहो। क्या चीज प्राइवेट हो? तो बाबू सुनो, चार्टर्ड प्लेन की बात कर रहे हो, चार्टर्ड प्लेन की बात कर रहे हो, तो रूल तो सेम ही रहेगा। लॉ ने ये थोड़ी ना, चार्टर्ड है और पब्लिक हो, सरकारी हो, उससे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है जी, लॉ ने तो ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं दी। ठीक है, तो बाबू एनालिसिस के तौर पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये सिर्फ आपकी खुद की संतुष्टि के लिए। ठीक है जी, अगली बात लिखता हूँ, साथ साथ लिख लेना।
लो पुत्र फटाफट से नोट डाउन कर देते हैं। लो प्यारे बच्चों, देखते और समझते हैं इसको, सब सामने देख रहे हैं। बाबू सेकंड पॉइंट फर्स्ट से भी थोड़ा खतरनाक है, ठीक है ना, फर्स्ट से भी ज्यादा टाइम लेगा समझने में, आराम से पूरी जान लगा दो। क्या कहता है बेटा, कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी बाबू, सबसे पहली चर्चा मैं एक एक करके चर्चा शुरू करूंगा। सबसे पहली चर्चा मेरी एक टर्म पर है, नोन एज इंटरनेशनल वाटर। ये इंटरनेशनल वाटर क्या चीज होती है ये समझ लो। बाबू इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जैसे भी बने बस भैया यही है जो है, ठीक है जी बाबू। ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री मैंने बना दी। जहां ज्योग्राफिकल बाउंड्री बेटा हमारी है वहां से 200 न्यूटिकल माइल्स तक बेटा हम बोलते हैं EEZ है। ये क्या टर्म होती है EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। कहां तक है बेटा? 200 न्यूटिकल माइल तक। न्यूटिकल माइल क्या होता है बेटा? बाबू ओशन को आप किलोमीटर में मेजर नहीं करते, न्यूटिकल माइल में मेजर करते हो, एंड 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर्स। खैर मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना। बाबू किसी भी देश की बाउंड्री से 200 न्यूटिकल माइल तक वो देश ही माना जाता है, यानी कि इंडिया से 200 न्यूटिकल माइल तक चारों तरफ से इंडिया ही। 200 न्यूटिकल माइल खत्म हो जाते हैं उसके बाद इंटरनेशनल वाटर है, ये नहीं कह सकता कि ये मेरे देश का। यहाँ तक तो आप सब कुछ राइट आपके हैं, सब कुछ, लेकिन जहां 200 न्यूटिकल माइल खत्म हो जाए उसके बाद इंडिया का पानी नहीं है, वो क्या है? इंटरनेशनल वाटर। समझ में आ रही है बात? इंटरनेशनल वाटर का मतलब समझ में आया कि इंटरनेशनल वाटर क्या चीज है। अब मैंने 3 टर्म और लिखी, सबसे पहले इनके ऊपर चर्चा कर देते हैं। सबसे आसान टर्म लिखी फिशिंग वेसल। तो वो फिशिंग वेसल क्या होते हैं? वो वेसल जिनका इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए, उन्हें बोलते हैं फिशिंग वेसल। सबसे इजी। अब आगे बढ़ाओ जी, एक और नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ये क्या होते हैं बेटा? बाबू पहली बात तो ये बता देता हूं, इंडिया के पास एक भी अपना नहीं है, कीमत 50-50 हजार करोड़। ये क्या करते हैं? वही नेचुरल गैस रिग, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर? और वो बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, बहुत बड़े बड़े। कहाँ चलते हैं? हाई सीज में चलते हैं। क्या करते हैं बेटा? तो के अंदर चल रहे हैं हाई सीज में, कहीं ना कहीं डीप कर देंगे तो आपको आइडिया लगेगा जमीन में, सॉरी समुद्र में काफी नीचे उम्मीद है नेचुरल गैसेस मिलने की, क्रूड ऑयल मिलने की। आपको भी पता है कितनी कितने समुद्र की गहराइयां, कितनी कितनी हाई सीज में। चलते चलते बता देते हैं आपको कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको नेचुरल गैसेस मिल जाए। ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। समझ में? एक सिंगल डे का रेंट करोड़ रुपए है। जब इंडिया लेकर आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेकर आता है इसको दूसरे देशों से, रेंट पर एक एक दिन का रेंट 1 करोड़ रुपए। समझ में आगे बात? तीसरी टर्म मैंने एक और लिखी, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या चीज होती है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म? पानी के ऊपर कुछ भी तैरता हुआ, कुछ भी, वो चाहे एक नाव क्यों ना हो। अब जो कुछ बच गया सब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में आ गया। कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation। कहता है इन तीनों में से कोई चीज अगर एक इंडियन ऑपरेट कर रहा है, कहां पर? इंटरनेशनल वाटर में। क्यों ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि उसने वहां पर एक्सक्लूसिव राइट खरीदे हुए हैं। क्या एक्सक्लूसिव राइट मिल सकता है? एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ मेरा अधिकार। क्या इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट मिल सकता
बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अधिकार बेचती है, जस्ट लाइक WTO। बाबू डोंट टेल मी कि इंटरनेशनल राइट खरीदे नहीं जा सकते। चांद पे प्लॉट कट हो गई भाई, रजिस्ट्री हो गई, आपको क्या लगता है वो किसने करी? वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने करी। हाँ भाई, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, अब दुनिया में नहीं है, उसने अपने पैसों से खरीदा था चांद पर प्लॉट, रजिस्टर्ड है उसके नाम पर एक प्लॉट। SRK शाहरुख खान को उसके फैन ने गिफ्ट किया हुआ है, दोनों के नाम प्लॉट है इंडिया में चांद पर। तो अगर वहां सब कुछ राइट बेचे जा सकता है तो यहाँ कैसे नहीं? ये तो अभी धरती है, चांद तक की तो बातें हो गई। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या रिलायंस नहीं खरीदता होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिफाइनरी, वो क्रूड ऑयल ही रिफाइन करते हैं। रिलायंस पेट्रोल ऐसे नहीं बेच रहा, वो यही कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात सुनना दोबारा, काम की फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, इन तीनों में से कोई भी अगर ऑपरेट करने वाला इंडियन है, पहली शर्त। दूसरी बात, इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा है। तीसरी बात, उसने एक्सक्लूसिव राइट खरीद रखे हैं, यानी कि सारी गेम ऑपरेटर पर चल रही है। इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट खरीद रखे हैं और ऑपरेट करने वाला इंडियन है, इन तीनों में से कोई भी चीज, इट इज कंसीडर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी कहीं जाने से हो भी क्या जाएगा? अब वो अरबों रुपए की इनकम मिल जाएगी, ये हो जाएगा, उसका अरबों रुपए की इंटरनेशनल वाटर में जो इनकम है ना, वो सारी लड़ाई देशों के बीच नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को लेकर है। तो जितना उसकी इकोनॉमी देख लो, काम समझ में आई बात? ठीक है जी बाबू, EEZ तक तो वैसे ही ठीक है। अगर उसके बाहर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो ऑनर नहीं है। और देखो लोगों ने कितने स्मार्टली काम किया, यहां पर वर्ड दोनों लिखे, ऑन एंड ऑपरेटेड, तो ऑन वर्ड गायब कर दिया। क्यों गायब करा? ये भी इंटेंशनली गायब करा। अगर ये ओन वर्ड लिख देते तो कभी भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ना बनता, क्योंकि इंडिया के पास एक भी अपना नहीं, और इंडिया छोड़ो, कम से कम 150 देशों के पास अपने नहीं है, सिर्फ बड़े देशों के पास अपने 10-15-20 देश। तो ना तो कभी वो टेरिटरी बनती, ना वो डोमेस्टिक इनकम बनती, ना सरकार को टैक्स मिलता। जान के वर्ड हटाया, सिर्फ सब इंटेंशनली है। और बच्चा क्या करता है? डेफिनेशन रखता है, ऊपर ऑन एंड ऑपरेटेड रखता है तो नीचे भी ऑन एंड ऑपरेटेड रख लेता है, देखता ही नहीं वर्ड सिर्फ ऑपरेटेड है। क्लियर है बात? इधर देखो मेरी तरफ, बाबू EEZ तक तो वैसे इंडिया 200 नॉटिकल माइल तक। अगर इंटरनेशनल वाटर में रिलायंस एक ऑयल एंड नेचुरल गैस एक ऑपरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव राइट खरीदे, वहां पे बहुत पेमेंट की हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? मैंने एनालिसिस कर दिया, जो जो भी वर्ड लिखे हुए थे, ऑपरेटेड वर्ड पे कर दी, शुरू के 3 वर्ड पे कर दी, इंटरनेशनल वर्ड पे कर दी, एक्सक्लूसिव राइट पर कर दी। बताओ इसके बाद भी कुछ पेंडिंग है? समझ में नहीं आ रहा है? क्या जनरल सेंस बोलती है ऐसा? सवाल क्या कुछ कहती है? ठीक है जी। अब एनालिसिस में इंटरनेशनल वाटर के बारे में लिखना है वो लिख लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में लिखना है वो लिख दो, जो आपने लिखना है वो लिख लो, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना तो आगे बढ़ो, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। लो जी, इंक्लूड का आखिरी बात, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, एस्टैब्लिशमेंट, लोकेटेड
लो पुत्र फटाफट से लिखते हैं। ये बहुत इजी है, ये इजीली समझ में आ जाएगा। कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ऑफ अ कंट्री की जगह मिले तो इंडिया, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का कॉन्सुलेट, इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कहता है अब्रॉड में कहीं मर्जी हो वो इंडिया है। सबसे आसान बात तो ये, ठीक है। अब मेरा एनालिसिस जो है वो तो तगड़ा रहेगा, वो सुन लो जरा ढंग से। बाबू इंडिया की एम्बेसी इंडिया को छोड़कर लगभग सभी कंट्रीज में, पहले तो यही तय कर लो इंडिया की एम्बेसी इंडिया में क्या करेगी। इंडिया की एम्बेसी इंडिया में छोड़ के लगभग सभी देशों में, ठीक है। बाबू एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर दूं पहले, ठीक है जी। मान लो श्रीलंका में इंडिया की एम्बेसी भी और कॉन्सुलेट्स भी है। हमेशा ध्यान रख लेना, एम्बेसी सिर्फ कैपिटल में होती है देश के, और कॉन्सुलेट्स हर बड़ी सिटी में हो सकता है। यानी कि श्रीलंका में इंडियन एम्बेसी सिर्फ कोलंबो में नजर आएगी आपको, लेकिन अगर मैं इंडियन कॉन्सुलेट्स की बात करूं तो वो हो सकता है बेटा हर बड़ी सिटी में हो श्रीलंका की। अगर मैं यही बात करूं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया में कहां होगी, तो सिर्फ न्यू दिल्ली होगी। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट्स कहां कहां हो सकते हैं, हो सकता है बेटा वो बेंगलुरु में भी हो सकता है मुंबई कैलकाटा में भी हो। एम्बेसी का काम सिर्फ एक है, सिर्फ एक, उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ आपकी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। यानी कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है उसका काम सिर्फ एक है, वो इंडिया के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, दैट्स इट। और कॉन्सुलेट्स का काम क्या है, कॉन्सुलेट्स का काम ये है बेटा इंडिया के लोगों को बताना। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट्स इंडिया की हर बड़ी सिटी में, तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किसकी चीज का रॉ मटेरियल है, क्या क्या घूम सकते हो। आप मूवीज देखते हो आपको लगता है एम्बेसी वीजा इशू करते हैं, गलत, कॉन्सुलेट्स वीजा इशू करते हैं। वो आपको अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि जाओ ऑस्ट्रेलिया घूम के आओ, घूमने के लिए बड़ा अच्छा प्लेस है, इस चीज की अपॉर्चुनिटी है, धंधा करना है इस चीज का, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है। एम्बेसी सिर्फ कंट्री के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करती है, कॉन्सुलेट्स बाकी सारे काम संभालता है। समझ में आया डिफरेंस, ठीक है। एज पर सिक्योरिटी अगर मुझे और एक्सटेंड करना है तो एज पर सिक्योरिटी कोई फर्क नहीं होता। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री, उसके यहाँ जितनी भी एम्बेसीज होती हैं या कॉन्सुलेट्स होते हैं, पता कैसी सिक्योरिटी देती है उसको, जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी जो उस देश के पीएम को होती है, अरबों रुपए खर्चे जाते हैं उस सिक्योरिटी पे, वो सिक्योरिटी देती है। पता क्यों, वो कभी नहीं चाहते कि कोई फॉरेन एम्बेसी का कोई ऑफिशियल, कोई डिप्लोमेट हमारे देश में मर जाए, और वो भी अनयूजुअल तरीके से। पता क्यों, इट इज कंसीडर्ड एज वॉर। और ये आज से नहीं बता रहा हूं मैं, ये कब से मानी जाती है वॉर, पता नहीं कब से। आप खुद सोचो, जब हनुमान जी गए थे लंका और रावण ने कहा था मार देंगे, और रावण बिल्कुल पागल हो रहा था मारने के लिए, तो क्या कहा था उसके मंत्री ने, ये क्या है, ये हमारा गेस्ट है, इसको मारना मतलब युद्ध की घोषणा करना। तब से माना जाता है अगर बेटा यूएस एम्बेसी का कोई डिप्लोमेट यहां पर अनयूजुअल तरीके से मर गया, तो समझ लो यूएसए के खिलाफ इंडिया ने वॉर छेड़ दी। तो ऐसी सिक्योरिटी होती है आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरी चाची की बेटी ऐसे ही पढ़ती थी, 5 साल हो गए, 4 साल। तो एक दिन वो न्यू दिल्ली नहीं है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो अभी कुछ दिन पहले उसने मेरे को ना पिक भेजी कि भैया इस रोड पे सारी एम्बेसीज हैं, और जो आप बोलते थे ना कि ऐसी सिक्योरिटी होती है वैसी सिक्योरिटी होती है, मैंने अपनी आंखों से देखी। कहते हैं आम आदमी तो जा ही नहीं सकता यहाँ, इतनी खतरनाक सिक्योरिटी है।
समझ रहे हो? एज पर सिक्योरिटी इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, एक देश सबसे बढ़िया सिक्योरिटी लगाता है, ठीक है। जो जो डिफरेंस थे मैंने सब बता दिया, एम्बेसी और कॉन्सुलेट, ठीक है जी। एक आखिरी बात, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? बाबू कभी सुना है आपने इंडियन आर्मी और कोई और देश की आर्मी, समझ लो चाइना की आर्मी ने मिलकर इकट्ठे प्रैक्टिस करी? कितनी बार न्यूज आती है, यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी ने एक जगह पे कैंप लगाया, इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो बाबू बड़ी सीधी सी बात, क्योंकि मैंने तीनों टर्म क्लियर कर दिया, मैं सीधा सीधा बात बोल देता हूँ। इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट और इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इट इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको? इंक्लूड पोर्शन में। मैंने डेफिनेशन का नाम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोला आपको, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला। इंडिया में क्या इंक्लूड कर लो, ये तीसरा पॉइंट भी इंक्लूड कर दो। तो इंडिया में मैंने इंक्लूड कर दिया इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट और इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इट इज कंसीडर्ड एज इंडिया ओनली। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं कहूं इंडियन एम्बेसी इन जापान, इट इज इंडिया। इंडियन कॉन्सुलेट इन श्रीलंका, इट इज इंडिया। इंडियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका, इट इज इंडिया। इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन रशिया, इट इज इंडिया। ये तीनों चीजें इंडिया की कहीं मर्जी क्यों ना हो, इट इज इंडिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी थोड़ी? समझ में आ रही है बात? बाबू नोट डाउन कर लेना, अगर किसी का रह गया रखें आगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।